देखो वो करा दिया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल देखो हमने पोटेंशियल एनर्जी बता दिया था, कुछ नहीं है, हमने बताया था कि जैसे कैपिटल एम यहाँ पे है, फिक्स है, ठीक है, और ये है तुम्हारा इन्फिनिटी, और ए पॉइंट पी है। अगर एम को हम इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे लाते हैं तो ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में कितना होता है आर। यहाँ पे मान लो कि एम है ना, और ये है तुम्हारा इन्फिनिटी, क्या हो गया, ठीक है, जैसे ये है तुम्हारा इन्फिनिटी, ठीक है, और ये है पॉइंट पी। अब यूनिट मास को हम इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे लाते हैं तो होता है पोटेंशियल, और ये होता है माइनस जी कैपिटल एम अपॉन में आर, ठीक है, यही होता है। और हमने बताया था कि जैसे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम को बताया था 2-3 मासेस का, जैसे सुनो कराया था, जैसे स्क्वायर है उसके वर्टिसेस पे रखा हुआ तो कराया तो था। पोटेंशियल भी बताया था कि सेंटर पे कैसे निकालते हैं। बस ये ठीक है, चलो इसके आगे आगे बताओ, आगे कौन सा टॉपिक। हाँ ये समझना है, और पोटेंशियल में कुछ नहीं है, बस इतना ही है जस्ट। उसके बाद में है इसके वेलोसिटी, क्या होता है इसके वेलोसिटी, जल्दी बताओ। कितनी फोर्स से नहीं, कितनी वेलोसिटी से, जैसे इसको कितना वेलोसिटी से मैं अर्थ सरफेस से थ्रो करूं कि फिर वापस ना आए, यानी कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, यानी कि जहां तक अर्थ का एट्रैक्शन है वहां से बाहर चला जाए, ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी पे चला जाए। तो हमने यही बताया था। अच्छा ये बताओ कि अभी इसको मान लो कि मैं थ्रो कर रहा हूं तो इसमें काइनेटिक एनर्जी सम है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा। तो जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यही हम काम करेंगे, जिससे मान लो कि अर्थ सरफेस है, ठीक है, इसका रेडियस है आर ई और इसका मास है एम ई, ठीक है, ये है स्मॉल एम, इसको हमने थ्रो किया यू स्पीड से। देखो कितना लेट से आती हो, डेली आती हो तुम लेट से। अच्छा चलो पूछ लो डाउट से तो। अच्छा सुनो, पहले एस्केप वेलोसिटी में समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ है। पिछले क्लास तक तो आई थी ग्रेविटेशन पोटेंशियल, तो मैं कराया था। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है तुम ही बताओ। बॉडी को से इतना फेंको कि वापस ना आए, यानी कि किसी बॉडी को इतना स्पीड से थ्रो करो कि फिर वापस ना आए, यानी कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, ठीक है, तो यही हमने बताया था। आ रहा है ठीक दिखना, अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, इनिशियल सिचुएशन में हमने अर्थ सरफेस से यू स्पीड से थ्रो किया, और फाइनल सिचुएशन में ये कुछ ऐसे आ जाता है, ये आर ई हो गया, ये एम ई हो गया, और मान लो कि ये मास यहाँ पे चला गया, इसका वेलोसिटी मान लो कि यहाँ पे है, और ये अर्थ सरफेस से मान लो कि एच हाइट पे चला गया। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है देखो। अच्छा वो वाला क्वेश्चन तो मैं 2 बार कराया हूँ। हाँ अच्छा चलो ठीक है, उसको तुमको 1 to n कराऊंगा। सुनो एक चीज़ सुन लो, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे मान लो कि हम इसके वेलोसिटी निकालते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, है ना, अगर इससे कम से हम थ्रो करेंगे तो क्या होगा, वापिस आएगा, सम हाइट पे जाएगा वापिस आ जाएगा। अगर इससे ज़्यादा, अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से थ्रो करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी पे जाके उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 0। अगर इसके वेलोसिटी से डबल से या ट्रिपल से थ्रो करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा,
समथिंग होगा, जीरो नहीं होगा। चलो ठीक है, तो इतना ये फाइनल सिचुएशन है, ये तुम्हारा इनिशियल सिचुएशन है और ये तुम्हारा फाइनल सिचुएशन है। तो हम लिखते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम क्या लिखेंगे, ई आई इक्वल टू ई एफ, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। और ये मोस्ट ऑफ स्कूल में फाइनल में भी ये डेरिवेशन आएगा, अब यूटी होगा तो ये डेरिवेशन आएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे देखो हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जैसे सॉलिड स्फीयर में हम ये ज्यूम करते हैं कि उसका मास क्या है, सेंटर पे है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आर ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी एम वन एम टू अपॉन में आर, तो जी एम ई स्मॉल एम अपॉन में कितना लिख देंगे, आर ई, देखो इतना ही है। अच्छा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम लिख देंगे हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम आर ई प्लस एच। इस इक्वेशन को याद रखना है, ठीक है। अगर मान लो कि पूछे कि एस्केप वेलोसिटी से हम हाफ से थ्रो करते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और एच निकाल सकते हैं, एच क्या होगा, फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। अगर मान लो कि पूछे कि एस्केप वेलोसिटी का डबल से हम थ्रो कर दिए, तो इस केस में यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या समझे, मतलब ये चीज़ है कि अब मैंने क्या बताया, एस्केप वेलोसिटी मान लो कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, तो उससे अगर हम कम से थ्रो करेंगे तो क्या होगा, वापिस आ जाएगा। तो उस केस में पूछेगा कि हाइट बताओ, कितना हाइट तक जाएगा, तो हम इसी इक्वेशन को करेंगे, इसको जीरो करके हाइट निकाल देंगे, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर देते हैं, और इसमें अब एस्केप वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो ये चीज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम ई, कैपिटल एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, और इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम भी स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको तो जीरो ही कर देंगे, इन्फिनिटी है तो, ठीक है। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या बताया था कि इन्फिनिटी पे या वो रुक जाए तो भी हमारा काम चल जाएगा, या इन्फिनिटी पे मूविंग हो तभी हमारा काम चल जाएगा। जहाँ पे जी जीरो हो जाए, यानी कि अर्थ उसको पुल करना छोड़ दे, तो वहाँ पे रुक जाए तो भी हमारा काम, तो भी वापस नहीं आएगा, या वहाँ पे मूविंग हो तो भी वापस नहीं आएगा। तो लिखेंगे एट इन्फिनिटी, हाफ एम भी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो भी हो या उससे ज़्यादा भी हो, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो डिफिनेटली ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम अपॉन में आर ई इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नोट तो करना नहीं है, नोट तो मैं कराया है, ठीक है। नोट करना चाहोगे तुम तो नोट करो। अच्छा देखो, इससे एम से एम को कट कर देते हैं, और इसमें हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर अपॉन में 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी कैपिटल, कुछ नहीं किया, ये माइनस है तो इधर जाके प्लस जी एम ई अपॉन में आर ई, ठीक है। अच्छा, अब 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एम ई अपॉन में आर ई, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो इधर यू कर देंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी एम ई आर ई। तो अगर मैं बोल दूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मैंने क्या बताया था, इसके वेलोसिटी क्या होता है, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस,
मिनिमम स्पीड। अब मैं लिख दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो x की मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। तो u की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कितना होगा बताओ, इक्वल टू होगा 2GME/RE। अगर मान लो कि जुपिटर सरफेस पे निकालना हो तो क्या करेंगे, मास ऑफ जुपिटर अपॉन में रेडियस ऑफ जुपिटर। मून पे निकालना हो तो मास ऑफ मून अपॉन में रेडियस ऑफ मून। और जो तुम क्वेश्चन भेजी हो उसमें ये भी है कि इसका क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन भेजी हो उसमें ये चीज़ है कि इसका मास उसके मास का ट्वाइस है, उसका डेंसिटी उसका ट्वाइस है, रेडियस हाफ है, इस टाइप से। तो वो भी मैं करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन उलाई हो जो भेजी थी, तो प्रिंट आउट निकलवाओ। एनसीईआरटी के ही हैं, उसमें ज़्यादातर एग्जाम्पल हैं। चलो पहले रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद में इसमें देखो ये डेरिवेशन तुम लोग को याद करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल है। बस डेरिवेशन इतना ही करके छोड़ देना है। अच्छा, वो बस इतना भी लिख के छोड़ दोगी तो काम चल जाएगा, लेकिन वो फॉर्मूला याद रखना है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वो सब यूज करेंगे। अब इसमें GME/RE ये सब तो बहुत टफ कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए जी जब क्वेश्चन करेंगे तो G नोट के टर्म में करेंगे, ठीक है। देखो तो U मिनिमम, इसी को हम बोलते हैं U एस्केप, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2GME/में RE, ठीक है। ऐसा हम करते हैं, RE से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 2GME/में RE का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, RE कर दिया, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 2GRE हो जाएगा। तो एक U एस्केप का फॉर्मूला ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। डेरिवेशन तो इतना ही तक करके छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, एक डेंसिटी के टर्म में है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई RE क्यूब हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, जल्दी क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता दो। तो 4/3 रो पाई RE क्यूब। अब ME के जगह पे यहाँ पे हम पुट कर देंगे, इसमें हो गया। कुछ नहीं किया, जैसे हमने इसमें क्या किया, RE से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो इतना हो जाएगा, और ये G होता है G नॉट या G नॉट क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और रो का फॉर्मूला ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, इससे कर दिया। तो मास ऑफ अर्थ इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें डेंसिटी ऑफ दिया हुआ है कि अर्थ सरफेस पे मान लो कि इसके वेलोसिटी इतना है, एक प्लैनेट है जिसका डेंसिटी रेडियस अर्थ के डेंसिटी का डबल है, उसका रेडियस हाफ है, तो उस पर क्या होगा इसके वेलोसिटी, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, U एस्केप इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2G/में RE। अच्छा, ME के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 रो पाई RE क्यूब, ठीक है। तो इस RE से इस RE को कट करके RE स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8
जी रो पाई अपॉन में 3 और इंटू कितना लिख देंगे आर ई यू एस के, ऐसे हो जाएगा। तो जहाँ पे डेंसिटी गिवन हो तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तीन फार्मूला में ये फार्मूला तो कहीं यूज नहीं होगा, मोस्टली ये फार्मूला यूज होगा, और मून सरफेस पे दे तो ये भी यूज हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये और ये फार्मूला यूज होगा। और तुमको डेरिवेशन इतना ही करके छोड़ देना है। चलो नोट कर लो, अगर नहीं नोट की हो तो ये सब फार्मूला नोट कर लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 51 बुकलेट में देखो तो क्वेश्चन नंबर 51 पेज नंबर 51 यूएस की लिख दिया एस्केप। देख रहे हो इसमें मास का रिलेशन दिया हुआ है, इसका मास इतना टाइम्स है, इसके वेलोसिटी और सरफेस पे इतना है, तो मून सरफेस पे निकालना है। कराया था। अच्छा, ये कराया था पेज नंबर 54। देखो इसमें डेंसिटी का दिया हुआ है पेज नंबर 54। कराया था। डेंसिटी पे है कि जैसे अब इसका डेंसिटी इतना है तो डेंसिटी क्या हो, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। इस संडे को वर्क एनर्जी पूरा मैं 2 घंटे 3 घंटे करा के पूरा कराऊंगा। बुकलेट भी आ गया है वर्क एनर्जी का, तो करा दूंगा वर्क एनर्जी। अच्छा ठीक है ठीक है, लास्ट में बता दूंगा या सबको बता देता हूँ, वो कुछ नहीं। वो एनसीईआरटी का सो 96 या 95 के आईआईटी के एडवांस का क्वेश्चन है वो। एनसीईआरटी का है बुकलेट में पेज नंबर 54। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, मुझे पता है। अच्छा, वो क्वेश्चन तुम पढ़ी हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी तुम एक बार रीड कर लो, इस क्वेश्चन को। तो एक पेज नंबर ये करा दिया था ना 54 पे जो क्वेश्चन है, पेज नंबर 54 पे जो है करा दिया था। कर लो, तुम करो। हाँ, दिया हुआ है द रेडियस ऑफ ए प्लैनेट इज डबल दैट ऑफ अर्थ बट एवरेज densities are same if escape velocity of the planet and at the earth surface is v rho v e और vp है, तो प्रूव करना इतना। दोनों डिफरेंट है या सेम क्वेश्चन है? सेम ही है तो देख, नहीं तुम लोग करो। देख रही हो क्वेश्चन, वो आईआईटी में पूछा हुआ है, इसलिए तो मुश्किल है वो। आ सकता है, एनसीईआरटी में अब पुराना है तो दे दिया है, आ सकता है। चलो इसको करो। हाँ कर सकते हो। अच्छा, पेज नंबर देखो बुकलेट के 54 हो गए हैं। अच्छा चलो ठीक है, इसके वेलोसिटी का तो करा ही दिया था। चलो एक इस क्वेश्चन को फिर से मैं कराता हूँ, पेज नंबर 55 पे जो क्वेश्चन है उसको। ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन नहीं है, मैं बताया हूँ कि रो इसी मेथड से होगा, कर सकते हो ना, एकदम इजी है। अच्छा देखो, एक बुकलेट में देखो 55 पेज नंबर 55। अच्छा देखो, ऐसा है कि जैसे मान लो कि इस चीज़ को मैं थ्रो करता हूँ अर्थ सरफेस से टुवर्ड्स मून, तो फिर वापस मून पे आ जाता है, फिर वापस अर्थ पे आ जाता है, ऐसा क्यों? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, मून का कम है,
जैसे इस पे तो मून भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन मून का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, इसलिए उसका अट्रैक्शन फोर्स क्या है, बहुत ही कम है, इसलिए हम अर्थ सरफेस पे हैं। ठीक है, अगर इसको मान लो कि अर्थ सरफेस से मून की तरफ थ्रो करें तो अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ क्या होगा, जैसे मान लो कि इसको मैं अर्थ सरफेस से मून की तरफ थ्रो किया, तो जैसे जैसे ये अर्थ से मून की तरफ जाएगा अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू अर्थ क्या होगा, और मून क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अगर उसी पॉइंट तक मैं इसको थ्रो कर दूं, और जैसे यहाँ पे मान लो कि नेट फोर्स 0 हो गया, जितना फोर्स मून लगा रहा है उतना ही फोर्स अर्थ लगा रहा है, तो इस पे जाकर ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। इतना स्पीड से हम थ्रो करें कि जस्ट यहाँ पे चल जाए, सुनो पहले मैं, मान लो कि अगर मान लो कि इसका स्पीड है, अगर इतना स्पीड से थ्रो करे कि बीच में जाके जहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स 0 हो जा रहा है वहाँ पे रुक जा रहा है, और वो है तुम्हारा मान लो कि 5 कुछ भी मान लो कि 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो 5.001 किलोमीटर पर सेकेंड से थ्रो करेंगे तो किधर मूव करेगा, मून की तरफ चला जाएगा। अगर 4.99 से करेंगे तो क्या होगा, वो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे स्लाइडली पीछे रह जाएगा, तो फिर वापस आ जाएगा। तो हम क्या लेंगे, 5 ही लेंगे। ठीक है, वो वायर को क्यों इधर खींच दिए, अच्छा चलो रहने दो उसको, जैसे है वैसे ही रहने दो। ठीक है, वो डेली एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आज भी एक्सपेरिमेंट हुआ है। कैमरा तो आज भी वो आके सेट करके चला गया, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है। एक दिन सुनील सर थे, उनको समझा के चला गया, तो वो मुझे समझा नहीं पाए कि कैसे करना है। एक दिन वो आया, अब ये जो है इसका 50 जगह काम है, यहाँ वहाँ वहाँ दौड़ते रहता है। मुझे आया 10 मिनट समझा के चला गया, मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे करना है, लेकिन आज समझा के गया है पूरा अच्छी तरह से, अब मुझे समझ में आ गया। अब लाइव भी हो सकता है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो समझे हो कि मैंने क्या बताया कि अर्थ सरफेस से मून की तरफ थ्रो करना है, तो हमको मिनिमम स्पीड से थ्रो करना है, तो कहाँ तक हम थ्रो करेंगे, जहाँ पे नेट अट्रैक्शन फोर्स दोनों का क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी कि नेट फोर्स उस पर 0 हो जाए। ठीक है, तो चलो मैं इसको करता हूँ, तुम क्वेश्चन नंबर बताना कौन सा है, 43 है जो भी है। एक यहाँ पे मास है और एक यहाँ पे है, छोटा बनाने दो। एक यहाँ पे मास है, इसका रेडियस r है ना, और इसका मास कितना है बताना, कैपिटल M। और एक यहाँ पे मास है, इसका रेडियस कितना है, r ही है, हाँ वही है क्वेश्चन है, देखो r, इसका मास कितना है, 4 कैपिटल M है। ठीक है, और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6r है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और किससे हम थ्रो कर रहे हैं, इस यहां से थ्रो कर रहे हैं ना, जिसका मास है m, उससे थ्रो कर रहे हैं, बताओ यस और नो। हाँ, m towards the center of second mass, ठीक है, प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ दिस मास है। तो इसका मास मान लो कि m है, उसको u स्पीड से हम थ्रो कर रहे हैं, तो कितना मिनिमम स्पीड से थ्रो करें ताकि ये इस सरफेस पे चला जाए। ठीक है, तो अभी क्या होगा, इसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, जब इसको थ्रो कर देंगे तो इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा, और इसका इंक्रीज करने लगेगा। एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बस उतना ही दूर तक हमको थ्रो करना है। तो मान लो कि वो डिस्टेंस मान लेते हैं कि यहाँ पे है, और ये डिस्टेंस मान लो कि इसके सेंटर से x ले लिया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6r माइनस एक्स, सेंटर से लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, तो ये m है, तो इस पे फोर्स मान लो कि ये F1 लगा रहा है, और ये इस डायरेक्शन में फोर्स F2 लगा रहा है,
F1 कौन लगा रहा है? m, मास जिसका m है, और F2 कौन लगा रहा है? जिसका मास 4m है। ठीक है, तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? G कैपिटल M स्मॉल m एक्स स्क्वायर, और F2 कितना हो जाएगा? स्मॉल m 4m 6r माइनस होल स्क्वायर। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये जिस सब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें तो कोई क्या, अच्छा रोल नहीं है तो पहले देखो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना? फिर लिखेंगे इन इक्विलिब्रियम ब्रियम, इस पॉइंट को कुछ ले लेते हैं, जैसे पॉइंट ए ले लेते हैं। एट पॉइंट ए F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। तो F1 हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा G स्मॉल m 4m 6r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो G कैपिटल M स्मॉल m G स्मॉल m कैपिटल M कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर इक्वल टू 6r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर इक्वल टू 6r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को कैंसिल कर दो। ठीक है, नोट करना चाहोगे? अच्छा, अब उसके बाद में क्या करेंगे? 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6r माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6r, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2r। यानी कि इसके, यानी कि हमको क्या करना है, इससे इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस तक इतना स्पीड से थ्रो करना है ताकि ये जस्ट 2r डिस्टेंस तक आ जाए, यानी कि इसके सरफेस से कितना डिस्टेंस तक आ जाए? r डिस्टेंस तक आ जाए। इसका रेडियस r है, तो इसके यहाँ पे इसके सेंटर से 2r पे आना चाहिए, यानी कि इसके सरफेस से r डिस्टेंस पे आना चाहिए। पहले इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद में हम करते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं कि कितना मिनिमम स्पीड से थ्रो करे ताकि ये इसके सरफेस पे चला जाए। वो मिनिमम स्पीड नहीं होगा कि डायरेक्ट यहाँ से थ्रो करे इतना स्पीड से कि जाके यहाँ पे हीट कर जाए, वो मिनिमम नहीं होगा। वो मिनिमम स्पीड वो होगा जहाँ से यहाँ से थ्रो करे जस्ट एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चले जाए, और थोड़ा पुश कर देंगे तो इस साइड चला जाएगा, अपने आप गिर जाएगा। ठीक है, ठीक है, नोट जल्दी नोट करो। देखो ये सिचुएशन हो जाएगा, जैसे इससे टोटल डिस्टेंस कितना है? 6r, तो इसके सेंटर से 2r पे आ जाएगा तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा? 4r। और ये फाइनल सिचुएशन है, जैसे यहाँ पे हमको इतना स्पीड से थ्रो करना है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाए। तो अभी निकाले हो ये डिस्टेंस इसके सेंटर से कितना है? 2r, x इक्वल टू लिया हूँ 2r, तो इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस है 6r, ये तुम्हारा हो गया 2r, तो ये कितना होगा? 4r होगा।
वही वहाँ पे मैं दिखाया हूँ, ठीक है। अच्छा, जब दो पार्टिकल होता है तो उसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? -G m1 m2/r। अगर 3 पार्टिकल हो तो कितना पेयर बनेगा? 3 पेयर बनेगा। अगर 4 हो तो 6, ठीक है ना। तो इसमें कितने पार्टिकल्स हैं? 2 पार्टिकल है, 2 बड़े बड़े एक छोटे छोटे, 3 है। इसमें कितने पार्टिकल्स हैं? m, ये कितना है? 4m। अब हम क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ई आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई एफ, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मूविंग कौन है? क्या इनिशियल में ये दोनों तो मूविंग नहीं है, सिर्फ यही मूविंग है। तो कितना हो जाएगा? हाफ एम यू स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या इसके बीच में होगा? इसके बीच में, इसके बीच में, फिर इसके बीच में। समझ में आ रहा है? 3 है तो 3 पेयर बनेगा ना। अच्छा देखो, लेकिन इसके बीच में और इसके बीच में दोनों इनिशियल फाइनल में प्रेजेंट है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या समझे? तुम पोटेंशियल एनर्जी जो मैं पढ़ाया था आए थे? हाँ, तो चलो ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, फिर उसके बाद में फिर जैसे अब इसमें जैसे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो इसका लिखेंगे, फिर इसका और इसका लिखेंगे, फिर इसका और इसका लिखेंगे, ठीक है। और जब फाइनल में लिखेंगे तो इसका लिखेंगे, इसका लिखेंगे, और इसका लिखेंगे। तो इसका और इसका इसमें भी प्रेजेंट है और इसका इसमें भी प्रेजेंट है, इनिशियल फाइनल दोनों में प्रेजेंट है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसको लिखे या ना लिखे? लिखना जरूरी नहीं हो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो अब चलो इसको हटाओ, अच्छी तरह से समझना इस चीज को, ठीक है। एनसीईआरटी का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। चलो उसको अब यहीं पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, और उसमें अब लिखते हैं -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में R लिख देते हैं। इसके बीच में -G स्मॉल m इंटू कितना हो जाएगा? 4m अपॉन, अब बताओ इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5m, 5r, ये तुम्हारा r हो जाएगा। तो इसके और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5r। तो यहाँ पे लिख देंगे 5r, और फिर उसका तो छोड़ ही देते हैं। अच्छा, अब ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जस्ट 0 हो जाएगा, रुक जाएगा। अच्छा, फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा इसके बीच में? तो -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में कितना हो जाएगा? 2r। फिर इसके और इसके बीच में तो -G 4 कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में कितना हो जाएगा? 4r। अब इसी को सोल्व करके u निकाल लेंगे। बताओ अब इसमें कोई डाउट्स हो तो। अब तो काम हो जाएगा, अब तो तुम लोग निकाल ही सकते हो, इसमें u निकालना है। बताओ यस और नो, या सोल्व करूँ आगे तक? कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। इससे इसको कर दो और इस सब को इस साइड ले जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ, पहले स्मॉल m को हटा दो, क्यों ढूंढते रहेंगे स्मॉल m को, सब में कॉमन है, कैंसिल कर दो। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? G कैपिटल M अपॉन में R प्लस 4G कैपिटल M अपॉन में कितना हो जाएगा? 5R माइनस G कैपिटल M अपॉन में 2R, ये हो जाएगा -G कैपिटल M अपॉन में R। तो इससे इसको कट कर दो, ठीक है। अब LCM कितना हो जाएगा? 10R। बताओ कितना हो जाएगा?
8gm माइनस 5gm, तो कितना हो जाएगा? कहाँ कहाँ पे लिया? तो क्या हो गया, ले लिया हमने सही, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3gm अपॉन में 10r हो जाएगा, और u स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3gm अपॉन में कितना हो जाएगा? 10r। अब इस 2 से इसको कट कर दो 5, तो कितना हो जाएगा? 3gm अपॉन में 5r हो जाएगा। तो u इक्वल टू अंडर रूट 3gm अपॉन में 5r, इतना ही आंसर है। बताओ इसमें अब क्या दिक्कत है? मुश्किल तो है, क्वेश्चन मुश्किल तो है। कौन वाला पार्ट? कुछ नहीं किया आप इसमें, कोई फिजिक्स नहीं, ये सब जैसे निगेटिव है तो जीरो के इधर ले गया पॉजिटिव। कौन इसका पहले? ए वाला कैसे? यही से लिखा हमने, अभी मैंने बस समझाया कि जैसे काइनेटिक एनर्जी इसका हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इसके बीच में, फिर इसके बीच में होगा। तुम चाहो तो इसके बीच में भी लिख दो, लेकिन वो दोनों इनिशियल फाइनल में रहेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो नोट करो इसको। इसके वेलोसिटी हो गया, उसके बाद में कौन सा है टॉपिक? ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड और एनर्जी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? जिस स्पीड से कोई भी प्लैनेट अर्थ के चारों तरफ घूमता है, या कोई भी सैटेलाइट्स और सन या थी अर्थ के चारों तरफ घूमता है, उसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। हो गया क्या? हाँ, फॉर्मूले तो ज़्यादा है इसमें। सॉलिड में तो ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है। स्ट्रेस स्ट्रेन और 3 मॉडुलस, एक यंग्स मॉडुलस, दूसरा बल्क मॉडुलस, तीसरा शियर मॉडुलस, और सब में एक ही फॉर्मूला है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। क्या? अब फ्लूइड नहीं, अब मैं कराऊंगा पहले ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज। फ्लूइड करा दूँ? अच्छा चलो फ्लूइड ही कराता हूँ, फ्लूइड भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, चलो ठीक है। अच्छा चलो उसके बाद में लिखो ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो एक चीज़ मैंने बताया था, सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशन होता है कि सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लगे, जैसे मान लो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ, तो सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लगे वो mv² अपॉन में आर के इक्वल टू होता है, अगर इसका रेडियस आर हो तो, ठीक है। कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ हो उसको इक्वेट कर दो कैसे? mv² अपॉन में आर से, ठीक है। तो ये काम हम करेंगे यहाँ पे। जैसे मान लो कि एक अर्थ है, इसका रेडियस है तुम्हारा आर ई, और इसका मास है एम ई, और कोई सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और ये अर्थ सरफेस से एच हाइट पे है, ये मान लो कि एच है, तो कोई सैटेलाइट ऐसे है, तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा? वी ओ ऐसे होता है, टेंजेंट के लॉन्ग होता है। अच्छा तो बताओ इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर ई प्लस एच हो जाएगा।
तो इसका मास m है, तो इस पे फोर्स डिफिनेटली इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स F, और F इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमने बताया था सॉलिड स्फीयर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड स्फीयर और पॉइंट मास जब बाहर हो, तो सिंपल फॉर्मूला ये जूम करते हैं कि इसका मास कहाँ पे, सेंटर पे है, और जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर करते हैं, तो जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम अपॉन में क्या लिख देंगे, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर कर देंगे, और ये फोर्स क्या लग रहा है, टुवर्ड सेंटर, तो इसे इक्वेट क्या करेंगे, एम भी स्क्वायर भी ऑर्बिटल स्क्वायर अपॉन में आर, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, आर ई प्लस एच, ऐसे तो जितने भी वो है सॉलिड्स का होगा, हाँ हाँ उसके सब में इक्वेट कर सकते हैं हम एम्पलीट्यूड का। हाँ, मैंने पढ़ाया था, न्यूटन सेल थ्योरम पढ़ाया था, याद है, हमने क्या बताया था कि हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, जब पॉइंट मास बाहर हो तो हम ये जूम करते हैं कि पूरा इंटायर सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर का मास क्या यहाँ पे है, उसके सेंटर पे है। ऐसे तो मतलब कि मैं कभी भी इक्वेट कर सकता हूँ उसको एम्पलीट्यूड का से, कभी भी मैं इक्वेट कर सकता हूँ मैं जब भी इसको सॉलिड्स को या फिर हॉलोस को एम्पलीट्यूड का से, अगर पॉइंट बाहर हो, हाँ पॉइंट बाहर हो तो एकदम इक्वेट कर सकते हो, अगर रिवॉल्व कर रहा है तो इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इस स्मॉल एम से इस स्मॉल को एम को कैंसिल कर देते हैं, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, तो वी ओ इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी कैपिटल एम ई अपॉन में आर ई प्लस एच, और इसका स्क्वायर रूट कर दो, बस हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक कंडीशन होता है नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस, तो उस केस में एज क्या होगा, मच मच लेस देन आर ई होगा, तो उस केस में एच प्लस आर ई इज अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिखेंगे, आर ई लिखेंगे, तो इस केस में वी ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी एम ई अपॉन में आर ई, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अब ऐसा हम करते हैं कि आर ई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, जी एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, आर ई, अब ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, जी नॉट आर ई, तो एक ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये हो गया, और वी नॉट इक्वल टू एक कैसे भी लिख सकते हैं, जी नॉट अपॉन में आर ई, ठीक है। अच्छा, हाँ नियर द अर्थ सरफेस मेंशन होगा या डिस्टेंस नहीं गिवन होगा। अच्छा, एक और चीज़, मान लो कि इसमें गिवन हो कि अर्थ का डेंसिटी इतना है, तो उसको भी हम पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं ना इसमें, जैसे अभी हमने एम ई की जगह पे पुट किया था, तो उससे भी पुट करके हम सोल्व कर सकते हैं, तो चलो तुम लोग करके बताओ, हाँ डेंसिटी के टर्म में करके बताओ, ऑर्बिटल वेलोसिटी को डेंसिटी के टर्म में करके बताओ, कॉपी पे करो। अब इसको जैसे वी ओ को इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ लिख के बताओ, तो वी ओ इक्वल टू कितना लिख देंगे, अंडर रूट जी अपॉन में आर ई, अच्छा देखो डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, एम ई अपॉन में वॉल्यूम 4/3 पाई आर ई का क्यूब हो जाएगा, तो एम ई इक्वल टू हो जाएगा 4/3 रो पाई आर ई का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यही वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4/3 रो पाई आर ई का क्यूब, अब अंडर रूट इसको लिख दो 4/3 रो पाई आर ई का स्क्वायर लिख दो, बस हो गया। अब रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी कितना होता था, अंडर रूट 2 जी एम अपॉन में आर ई होता था, और ये कितना आ रहा है, जी एम अपॉन में आर ई हो रहा है, तो क्या रिलेशन होगा, रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि
V escape इज √2 टाइम्स VO, यानी कि V escape इज √2 टाइम्स VO, ऐसे हो जाएगा। इसमें जी और आर ही का हो गया, क्या जी का हो गया, किसमें जी काम है? तो इसको हमने एम ई की जगह पे पुट किया, एम ई की जगह पे पुट किया यहाँ पे, नहीं नीचे इसमें जी, तो इसमें जी कहाँ से आएगा? हमने इस फॉर्मूला से निकाला, जैसे जी अपॉन में आर ई को लिख लिया और एम ई के जगह पे ए पुट कर दिया हमने, तो इसमें जी कहाँ से आएगा? अच्छा आपने लिखा था जी वहाँ पे, क्या जी नहीं है, ये, चलो ये नहीं है ये तो नहीं वो वाला सेकंड लास्ट में आपने ये जी जी, और आर ही लिखा है, तो सॉरी जी तो इसमें भी आएगा जी, हम समझ रहे हैं ये जी। 4G ऐसे कर दो, 4G जी 4 ऐसे मत करो, ऐसे करो इसको 4G रो पाई RE² अपॉन में 3, आर ही को काट ले, काट दिया, RE² कर दी, आर ही स्क्वायर को काट ले, हाँ लिख दो। अच्छा चुको, उसके बाद में लिखो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगे, टाइम पीरियड ही होता है कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? कोई नहीं, एक फॉर्मूला कोई याद रखो। हाँ, अब देखो कि इसमें क्या दिया हुआ, सब मैं कन्वर्जन बता रहा हूँ कि जैसे डेंसिटी के टर्म में दिया हो तो एक फार्मूला से तुम अभी सारे फार्मूला मत याद रखो, एक फार्मूला याद रखो और निकालना सीखो। ऐसा थोड़ी है कि तुम नीट का एग्जाम देने जा रही हो तो वहाँ पे तो टाइम ही नहीं है, पेपर में तो टाइम होता है, तुम तुरंत निकाल के उसको टर्म में ला दो। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ऐसे हैं, सिचुएशन कुछ ऐसे हैं और इसका है तुम्हारा RE और यह तुम्हारा H और यहाँ पे है ये वेलोसिटी VO से मूव कर रहा है, तो टाइम पीरियड इजकल टू होता है, स्पीड इजकल टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम इजकल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना होगा, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? RE + H, तो ये हो जाएगा 2 पाई RE + H, और यहाँ पे किस स्पीड से मूव करता है? तो VO से मूव करता है। तो फर्दर इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई RE + H, और V ऑर्बिटल क्या लिखाया था अभी? √GM, अंडर रूट यही लिखाया था GME अपॉन में RE + H। हाँ इसमें आपने डिस्टेंस लिखा है 2 पाई आर ही प्लस, हाँ, तो ये टोटल कितना हो जाएगा डिस्टेंस बताओ? हैं 2 पाई, 2 पाई होगा, अच्छा अच्छा 2 पाई RE + ठीक है। अच्छा, इस उसको ऐसे हम लिख सकते हैं 2 पाई √GM मी, और इसको हम लिख सकते हैं RE + H इंटू कितना हो जाएगा? RE + H टू द पावर कितना लिख सकते हैं? हम हाफ लिख सकते हैं, और उसके बाद में फाइनली हम टाइम पीरियड इजकल टू लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन में √GM, और ये कितना हो जाएगा? RE + H, पावर ऐड होता है कितना हो जाएगा? 3/2, या इसका स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो T² इजकल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा? GME, और ये कितना हो जाएगा? RE + H का क्यूब। बस हो गया, इसी फॉर्मूला को याद रखो। दिस मीन्स ये हो गया क्या? T² इज प्रोपोर्शनल टू R³। और इसमें मैंने एक क्वेश्चन बनाने के लिए बताया था
कि जैसे मान लो कि T1 इज प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R2 क्यूब, और हमने बताया था T1 अपॉन में T2 का स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा R1 अपॉन में R2 का क्यूब। ऐसे ये फॉर्मूला याद रखना है। मेरे को एक बार ये तो मैम ने बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस और बिलो द सरफेस में ना जो वो है क्या बोलते हैं रिलेशन है वो बता दो, मेरे को समझ नहीं आया मैम का कुछ भी। अच्छा चलो ठीक है, दोनों तो रिलेशन में लिखा था। नहीं है ये पर ध्यान से देखो एबोव द सरफेस ऑफ अर्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ दोनों में लिखा था, दोनों का फार्मूला में लिखाया हूँ, उसी फार्मूला को याद रखो। अब पूछेगा कि कितना डेप्थ पे वो इक्वल हो जाएगा, तो दोनों जी को इक्वेट कर दो। चलो ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखना, इस पे क्वेश्चन होगा, ठीक है, इस पे क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, एनर्जी। और इसे हाइट इसी से निकाल सकते हैं, अगर सैटेलाइट को कितना हाइट पे रखना है तो हाइट तो यही सब निकाल सकते हैं, ये तो तुम लोग खुद करना है। एक एनर्जी बताता हूँ, उसके बाद में हो जाएगा कंप्लीट। अब नेक्स्ट फ्राइडे को इस चैप्टर का मैं टेस्ट लूँगा, ठीक है, या थर्सडे को, वेडनेसडे को रख लूँ? नहीं वेडनेसडे, तुम बताओ, तुम बताओ। फ्राइडे, लेकिन फ्राइडे का मतलब फ्राइडे, ये नहीं कि अब मंडे ट्यूसडे नहीं, फ्राइडे को फिक्स है इसका टेस्ट होगा। डेरिवेशन तो पक्का है, इसके वेलोसिटी में पूछूंगा, स्टेटमेंट्स के प्लस ला में पूछूंगा पक्का। क्या तो स्टेटमेंट ही है और क्या है? हाँ हाँ, क्वेश्चन नहीं तो केपलर ला पे डेरिवेशन में पक्का पूछूंगा, केपलर ला का स्टेटमेंट पक्का पूछूंगा। चलो नहीं, अब तो पूरा टेस्ट लूंगा, अब तो मैंने पूरा करा दिया, जो बुकलेट में है वो सभी। चलो हो गया, कर लिए, नोट कर लिए सभी? अच्छा, उसके बाद में चलो लिखो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी, लास्ट टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो कि कोई एक सैटेलाइट है, जैसे मान लो कि ये अर्थ है, इसका है RE, यहाँ पे है ME, और कोई सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, और ये हाइट है तुम्हारा मान लो कि H, और यहाँ पे सैटेलाइट है, इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी भी मास m है, तो इसमें मूव कर रहा है तो डेफिनेटली इसका काइनेटिक एनर्जी होगा, और m इसके साथ है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो टोटल एनर्जी E इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mvo स्क्वायर, इतना ही हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, -GME स्मॉल m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, RE प्लस H। बता दो यस और नो। अच्छा, VO भी मैंने निकाला था, इसकी वैल्यू पुट कर दो, हाफ m, और एक था GME अपॉन में RE प्लस H का स्क्वायर कर दो, और माइनस कर लो GME स्मॉल m, और ये कितना हो जाएगा, RE प्लस H हो जाएगा। बता दो यस और नो। तो ये हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, GME स्मॉल m अपॉन में 2 RE प्लस H, ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और ये हो जाएगा GME स्मॉल m, और ये कितना हो जाएगा, RE प्लस H, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा।
तो टोटल एनर्जी कितना होगा देखो इसमें बताओ। तो आफ्टर सॉल्विंग ये हो जाएगा GME2 विथ नेगेटिव साइन RE+H। क्या तुम सोल्व करके देखो, एलसीएम लेके सोल्व करके देखो। ये क्या है, हाफ है, और ये जैसे इसमें से सोल्व करोगे तो जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम और RE+H कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/2 -1, तो कितना हो जाएगा, -हाफ हो जाएगा। अच्छा ये बता दो क्या रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। ये है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, ये है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, और ये है टोटल एनर्जी। ये बुकलेट पे लिख लो, ठीक है। तो क्या रिलेशन हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। जैसे टोटल एनर्जी मान लो कि माइनस, टोटल एनर्जी तो निगेटिव में होगा, मान लो कि टोटल एनर्जी -10 जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 10 जूल, जस्ट उसी का पॉजिटिव कर दो। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, ये सब शायद कराया था मैं, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक, ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मान लो कि टोटल एनर्जी है -10 जूल, तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, कितना -20 जूल। देख रहे हो वैसे, टोटल एनर्जी मान लो कि -10 जूल है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 2 इंटू -10 दैट इज -20, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा -10 दैट इज +10 जूल। ये याद रखना है, ठीक है। बस यही है तुम लोगों का थ्योरी, यही है, सब कुछ हमने करा दिया। और कुछ है तो पूछो। 52 पेज नंबर 52। अच्छा चलो ठीक है, चलो उसको नोट कर लिए। इसमें गिवन है ए 400 kg सैटेलाइट इज इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2RE। इसका मीनिंग क्या है, 2RE क्या है, रेडियस यानी कि RE+H गिवन 2RE, और अबाउट द अर्थ हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4RE। व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कुछ नहीं है, दोनों का डिफरेंस कर दो। चलो पहले इसको कर लो ना, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखो कर सकते हो। तो वही वाला होगा ना, वो जो आपने बोला था 3 पेयर ऑफ पोटेंशियल, 3 पेयर्स है पोटेंशियल एनर्जी के, उसमें हम वो वाला पेयर नहीं लेंगे जैसे इनिशियल फाइनल वाला। चलो उसका इससे कोई कंसेप्ट नहीं है, चलो नोट कर लीजिए सभी। अच्छा देखो, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा अर्थ है, इसका रेडियस है RE, और एक सैटेलाइट ऐसे है जिसका ए डिस्टेंस है तुम्हारा 2RE, ठीक है, और मास सेम है, इसका वेलोसिटी तुम्हारा V0 है, और इसका मास सेम ही है। एक सिचुएशन ये है, तो इस केस में टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। तो इस केस में टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ, -G∠M E∠2RE+H। तो RE+H की जगह पे क्या लिखेंगे 2RE। बता दो यस और नो। यही होता था सैटेलाइट और उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस RE+H होता था। कौन, टोटल एनर्जी का यही फॉर्मूला होता है, मैं टोटल एनर्जी लिख दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा जल्दी बता दो, पॉजिटिव, तो इसको G∠M∠M में कितना लिखेंगे 4RE, इसको भी इतना ही लिख देंगे -G∠M∠M में 4RE, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा,
पोटेंशियल एनर्जी बताओ किसके, G m minus G m T m over 2 इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ, तो कितना हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम अपॉन में 2 आर ई हो जाएगा। ये सभी इनिशियल है, ये सभी इनिशियल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, ये तुम्हारा आर ई है और ये तुम्हारा एम ई है। अब सैटेलाइट को हम कहीं यहाँ पे ले आकर रख देते हैं, यहाँ पे मान लो कि रख देते हैं, मास सेम है, इसका वेलोसिटी वी ओ है और इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाता है 4 आर ई हो जाता है। यानी कि आर ई प्लस एच कितना है 4 आर ई है। तो टोटल एनर्जी बताओ, टोटल एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम अपॉन में 2 आर ई प्लस एच तो 4 आर ई, दैट मीन्स माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम 8 आर ई। इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा काइनेटिक एनर्जी बताओ फाइनल, जस्ट इसी का पॉजिटिव जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम अपॉन में 8 आर ई। पोटेंशियल एनर्जी बताओ फाइनल, तो माइनस जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम 4 आर ई। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब सबका चेंज निकाल दो, सबका चेंज निकाल दो। यही पूछा जा रहा है ना, व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर सर्कुलर, इतना यानी कि फाइनल का टोटल एनर्जी का चेंज निकालेंगे उतना रिक्वायर्ड हो जाएगा कि उतना देना पड़ेगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। ठीक है, चलो और पूछो, और कोई क्वेश्चन पूछो। तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग फ्लूइड पढ़ के आना, फ्लूइड शुरू करेंगे, ठीक है। पूरा रिवाइज करके आना। फ्लूइड में कुछ नहीं है, फ्लूइड में कुछ भी नहीं है। देखो उसमें एक आज ही लिख लो, आज ही तुम लोग लिख लो, बर्नौलीस इक्वेशन तुम्हारे फाइनल के पेपर में आएगा है। हाँ तो बर्नौलीस इक्वेशन तो नहीं, उसको अभी जो छुट्टियां आ रहा है ना, इसमें छुट्टी तो अभी चल रहा है ना, अभी छुट्टियां नहीं, दीपावली के दिन क्लास नहीं लूँगा। दीपावली के जैसे अभी इस आज सुनो, अच्छा सुनो, अभी स्कूल की छुट्टियां चल रहा है ना, अभी सैटरडे संडे कौन क्लास रखेगा अच्छा तो सुनो, आज 10 तो अभी तो छुट्टी है तुम लोगों का, छुट्टी है हाँ? अच्छा कोई बात नहीं, तो अभी जो छुट्टी होगा ना अभी 2-3 दिन, तो उसी में बुला के मैं कराऊंगा, वर्क एनर्जी रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। हाँ 10 तक छुट्टी, अब तुम लोग भी छुट्टी मार लो। हाँ तो कल बोलो तो सवेरे क्लास रखता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तो उधर हम रखते हैं क्लास, ठीक है। चलो ठीक है, इतना नोट कर लिए। और कोई किसी को कुछ डाउट पूछना है इस चैप्टर से? तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं। ऐसे अगर फ्लूइड भी पढ़ाना जरूरी है, नहीं तो मैं वर्क एनर्जी कराऊंगा रिवाइज एक क्लास। क्या सब स्कूल्स की नवंबर 10 तक छुट्टी है, 10th और 11th को छोड़ सारी बोर्ड